हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन द जौहरा आईएएस एकेडमी में। आप सभी का जौहरा आईएएस एकेडमी में स्वागत करती हूँ। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ज्योग्राफी की बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर जिसका नाम है इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो ये लेक्चर 4 है। इससे पहले हम 3 लेक्चर्स ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, तो उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। बेसिक कंसेप्ट आपके इससे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो लेक्चर 4 आज हम पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ अर्थ। उससे पहले हमने जो थर्ड लेक्चर था हमारा वो था ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो आइए डिस्कस करते हैं interior of the earth. So the study of earth's interior, it is very essential. Why it is important? हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानना क्यों जरूरी है? Why it is important? सबसे पहले तो हमें ये पता चलता है टू अंडरस्टैंड द अर्थ सरफेस। भाई हमारे अर्थ की सरफेस कैसी है? हम बोलते हैं कि इट्स अ ब्लू प्लैनेट। अर्थ इज अ ब्लू प्लैनेट। इसको ब्लू प्लैनेट के नाम से बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? बिकॉज 71% ऑफ इट्स सरफेस इज मेड अप ऑफ वाटर। 71% इसमें पानी है जो हमारे ओशंस और सीज के फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। टू अंडरस्टैंड दी जियोफिजिकल फिनोमिना लाइक वोल्केनोज, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। यानी कि इसके अंदर हमें जियोफिजिकल फिनोमिना देखने को मिलता है, जैसे कि वोल्केनोज, अर्थक्वेक, कहाँ ज्वालामुखी फटे, कहाँ भूकंप आया। नेक्स्ट इज टू अंडरस्टैंड दी अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें पता चलता है, कहाँ पे ग्रेविटी जीरो है, कहाँ पे ज्यादा है। इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है, वेरियस ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं टू अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन एंड प्रेजेंट कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। भाई एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन क्या है? जैसे आपको याद होगा, मैं लास्ट लेक्चर में पढ़ा था डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में, उनके एटमॉस्फेयर के बारे में, ठीक है। हमने ये भी देखा था कि नेपट्यून में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विंड सबसे ज्यादा नेपट्यून प्लैनेट पे देखने को मिलती है, ठीक है। मिनरल एक्सप्लोरेशन, कहाँ पर कौन सा मिनरल यानी खनन कहाँ पर सबसे ज्यादा है इंडिया में। अगर मैं स्पेसिफिकली इंडिया की बात करूँ या ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, कौन कौन से सिमिलर मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की कंट्री हमने उठा ली, एक सदर्न हेमिस्फीयर की कंट्री उठा ली। इससे हमें पता चल जाएगा क्या दोनों ही एक कॉन्टिनेंट का पार्ट थे पहले। ये हम पढ़ेंगे जब हम पेंजी पैंथालासा सुपर कॉन्टिनेंट के बारे में जब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजों से हमें पता चलता है कि वाई स्टडी ऑफ अर्थ इंटीरियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। यानी कि हमें हमें जानना है कि कौन कौन से डायरेक्ट सोर्सेज हैं जिससे हमें अर्थ का इंटीरियर कैसा है उसके बारे में जानने को मिलता है। सबसे पहले बहुत ही सिंपल सा है, डीप अर्थ माइनिंग। यानी कि जब हम ड्रिलिंग करते हैं अंदर की तरफ, यानी जब हम माइनिंग करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, हमें पता चलता है कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। जैसे मोपेनन गोल्ड माइन और टोनोना गोल्ड माइन, ये डीपेस्ट माइन है वर्ल्ड की और ये सेकंड डीपेस्ट माइन है वर्ल्ड की। ये साउथ अफ्रीका में है दोनों, जिनकी जो डेप्थ है यानी कितनी गहरी है, ये लगभग लगभग 4 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। तो यहाँ माइनिंग से, ड्रिलिंग से हमें पता चलता है कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। एंड द डीपेस्ट ड्रिलिंग इज अबाउट 12 किलोमीटर डीप होल बोर्ड बाय द सोवियत यूनियन इन 1970 ओवर द कोला पेनिनसुला। आपके सामने कोला पेनिनसुला आप देखोगे, यहाँ पर डीपेस्ट, ये देखो ये पेनिनसुला है। तो यहाँ पर सोवियत यूनियन ने 1970 में डीप होल किया था, ठीक है, जिससे हमें पता चला था कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। फिर उसके बाद वॉल्केनो, जब ज्वालामुखी फटता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो अर्थ के अंदर जो भी मटेरियल है वो बाहर आता है, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है कि अर्थ के इंटीरियर में कैसा मटेरियल अवेलेबल है। ये चीज हमें यहाँ पर जानने को मिलती है। फिर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर। अब इनडायरेक्ट सोर्सेज, यानी पहले हमने पढ़े डायरेक्ट सोर्सेज जहां पे हमें डायरेक्टली इंफॉर्मेशन मिल रही है, अब हम पढ़ रहे हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज। इनडायरेक्ट सोर्सेज में हम बात करते हैं ग्रेविटेशन की, डायमीटर ऑफ द अर्थ, इट हेल्प इन एस्टिमेटिंग प्रेशर डीप इनसाइड, वॉल्केनो से पता चलता है, हॉट स्प्रिंग से, गीजर से, इन सारी चीजों से हमें पता चलता है कि भाई हमारे अर्थ का इंटीरियर कैसा है। अब हम टेम्परेचर की बात करें, हमें टेम्परेचर से ये पता चला जैसे जैसे हम अंदर की तरफ चले जाएंगे, कोर इंटीरियर में चले जाएंगे, वहां पर टेम्परेचर ज्यादा है। जैसे जैसे हम ऊपर आते जाएंगे, अर्थ क्रस्ट पे आते जाएंगे, वहां पर टेम्परेचर हमारा कम होता चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे क्रस्ट की। क्रस्ट की डेंसिटी 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर मेंटल उससे ज्यादा डीप होता है। फिर जो सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसको हम आउटर कोर बोलते हैं, और इनर कोर। अब आप देख रहे हो जैसे हम अंदर जाते जाते हैं, डेप्थ बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे डेंसिटी भी बढ़ती चली जाती है। सो डेप्थ और डेंसिटी में दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। डेप्थ बढ़ रही है और डेंसिटी भी बढ़ रही है, तो दोनों की दोनों यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स अवेलेबल टू अंडरस्टैंड द लेयर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स हैं जिससे हमें अर्थ के स्ट्रक्चरिंग के बारे में पता चलता है। जब हम सेस्मिक वेव्स की वेलोसिटी की बात करते हैं, दे ट्रैवल थ्रू मटेरियल विद डिफरेंट इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी। ठीक है, दोनों डिफरेंट इलास्टिसिटी से और डेंसिटी से फ्लो करते हैं। मोर इलास्टिक और डेंसर मटेरियल से क्या होगा, वेलोसिटी हमेशा ज्यादा होगी। हमेशा याद रखिएगा, जो सेस्मिक वेव्स हैं वो सबसे ज्यादा ट्रैवल करती हैं जितना ज्यादा सॉलिड मटेरियल होगा। ठीक है, इस यहाँ पर आप देखोगे वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, they undergo this when they come across material with different density, यानी जब डिफरेंट डेंसिटीज की मटेरियल यहाँ पर मान लीजिए अगर वो कभी सॉलिड से निकल रही है, सॉलिड से ट्रैवल कर रही है, लिक्विड से, गैस से, तो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन उस हिसाब से देखा गया है। Earth's internal structure can be understood by analyzing the patterns of reflection, refraction, change in velocity of the seismic waves when they travel through it। ठीक है, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन चेंज वेलोसिटी में सेस्मिक वेव्स में किस तरह से चेंज देखा गया है। ठीक है, तो ये सब हमें कैसे चेंजेस, इन चेंजेस की वजह से सेस्मिक वेव्स जैसे जैसे चेंज होती हैं, हमें उससे ये आइडिया हो जाता है कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। जैसे मान लीजिए किसी जगह पर सेस्मिक वेव्स नहीं पहुंच पाई, तो हमें पता चल गया यहाँ पर लिक्विड लिक्विड मटेरियल है या व्हाटसएवर है। ये हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम अर्थ के पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेट्रोइड्स के बारे में। मेट्रोइड्स एंड अर्थ, दे आर बोर्न from same nebular cloud and they are likely to have similar internal structure। मेट्रोइड्स और अर्थ की बात करते हैं, दोनों की दोनों एक सेम नेबुलर क्लाउड से वो निकले हैं, दोनों का फॉर्मेशन एक ही जगह से हुआ है, इसलिए दोनों का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सेम है। ठीक है, जब हम सिबलिंग्स की बात करते हैं, मान लो जब हम भाई बहन या ब्रदर सिस्टर्स की बात करते हैं, ठीक है, उन दोनों का डीएनए ऑलमोस्ट सेम होगा। ठीक है, जीन सेम होगी, क्यों, क्योंकि वो दीज आर द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द सेम पेरेंट्स। ठीक है, वो सेम पेरेंट्स से निकले हैं, तो इसलिए उनका इंटरनल स्ट्रक्चर, जीन्स, डीएनए सेम होगा। ठीक है, ऐसे ही मेट्रोइड्स और अर्थ का भी सेम है। जब मेट्रोइड्स अर्थ पे फॉल करता है, उनकी जो आउटर लेयर है वो बर्न हो जाती है ड्यू टू एक्सट्रीम फ्रिक्शन एंड इनर कोर इज एक्सपोज्ड। जो इनर कोर है वो एक्सपोज हो जाती है फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि एटमॉस्फेयर से इतनी दूर से चलता हुआ आता है तारा, तो वो उसका जो आउटर लेयर है वो बर्न हो जाती है। ठीक है, एंड द हैवी मटेरियल कंपोजिशन ऑफ द कोर्स कंफर्म द सिमिलर कंपोजिशन ऑफ द इनर कोर ऑफ द अर्थ। हमें कैसे पता चला कि मेट्रोइड्स और अर्थ का सेम इंटरनल कॉम्पोजिशन सेम है, क्योंकि जब उसकी कोर एक्सपोज हो जाती है तो हमें देखने को मिलता है कि अर्थ की जो कोर है और मेट्रोइड्स की जो कोर है दे आर ऑलमोस्ट सेम, दोनों का कॉम्पोजिशन सेम है, इसलिए दे आर सेम। फिर हम बात करते हैं ग्रेविटेशन की। What are this gravitation? The gravitation force differs according to the mass of material. The uneven distribution of mass of material within the earth influences this value, which is known as gravity anomaly. Gravity anomaly का क्या मतलब होता है? Gravitation force differs करता है material के mass पर। मैंने आपको जब हम स्टार फॉर्मेशन पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, याद कीजिए, उसके अंदर था ब्लैक होल। ब्लैक होल की जब हम बात कर रहे थे, जैसे जैसे मास बढ़ता चला जाएगा, ग्रेविटी उस एक पर्टिकुलर मटेरियल की बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है हमारा एक मटेरियल का मास कैसा है। सो द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ मटेरियल विद इन अर्थ इन्फ्लुएंसेस दिस वैल्यू। यानी कि अब मान लीजिए क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये तीन डिफरेंट लेयर्स हैं अर्थ की, तो हमने देखा कि अलग अलग तीनों में अलग अलग तरीके की ग्रेविटी देखने को मिली है। तो इसका मतलब क्या है, इनके मास अलग है, ठीक है, इनकी डेंसिटी अलग है, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटी एनोमली। ग्रेविटी एनोमली यानी ग्रेविटी डिफरेंस में हमें पता चला कि यहाँ पर अर्थ की क्रस्ट में मास डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, द जियोडायनामो इफेक्ट हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड द अर्थ कोर। शिफ्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड आल्सो प्रोवाइड क्लूज टू द इनएक्सेसिबल आयरन। यानी जियोडायनामो इफेक्ट्स की बात करते हैं, इससे साइंटिस्ट को ये पता चलता है कि अर्थ के कोर में कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड शिफ्ट होती है, उससे हमें इनएक्सेसिबल आयरन कोर के बारे में क्लू भी मिलता है कि आयरन कोर वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, दे आर वेरी इनएक्सेसिबल। सेस्मिक वेव्स की बात करें, सेस्मिक वेव्स क्या है, ये अर्थक्वेक जब आता है, जब भूकंप आता है, तब उसके साथ वाइब्रेशन जनरेट होती है, जिनको हम सेस्मिक वेव्स के नाम से जानते हैं। दीज आर नथिंग बट द वेव्स ऑफ एनर्जी, जो अर्थ लेयर से ट्रैवल करके नीचे, मतलब अंदर से अर्थ के इंटीरियर से ट्रैवल करके ऊपर की ओर आती है। इसके रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चलता है।
एंड द टर्म एंड सेस्मिक वेव्स एंड अर्थक्वेक वेव्स दे आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली। कहने का मतलब ये है सेस्मिक वेव्स हम डिपेंड करता है, कभी कभार हम अर्थक्वेक वेव्स भी बोल देते हैं, कभी कभार हम सेस्मिक वेव्स भी बोल देते हैं, तो इट डिपेंड्स। अब बात करते हैं हाउ आर अर्थक्वेक वेव्स प्रोड्यूस। भाई अर्थक्वेक वेव्स कैसे बनती है। द अब्रप्ट रिलीज ऑफ एनर्जी अलोंग अ फॉल्ट कॉजेज अर्थक्वेक वेव। जैसे आपको पता है भूकंप कहीं पर आया, मान लीजिए अर्थक्वेक आया इस पोजीशन पर, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एक एनर्जी रिलीज होगी तो ये फॉल्ट लाइन, एक क्रैक पड़ गया। जैसे मान लीजिए घर में हमारा, किचन में हमारी कटलरीज होती हैं, मान लीजिए ग्लास है, ग्लास में अगर आपने गरम गरम कोई चीज चाय सर्व कर दी या पानी डाल दिया तो उसमें ग्लास में अलग से क्रैक आ जाता है। तो ऐसे ही हमारे अर्थ सरफेस पे, जमीन पर आपने देखा होगा क्रैक आ जाता है। क्रैक क्यों आता है? बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक। भूकंप की वजह से एनर्जी इतनी ज्यादा रिलीज होती है कि फॉल्ट लाइन बन जाती है, ठीक है। रॉक लेयर्स अलोंग फॉल्ट they tend to move in an opposite direction due to force exerted on them and they are held by counteracting frictional force exerted by the overlying rock strata। तो यानी कि ऊपर जो इसके जितने भी लेयर्स हैं उन सबका प्रेशर उसमें देखने को मिलता है। The pressure on the rock layers builds up over a period and overcomes the frictional force। यानी जो प्रेशर है रॉक लेयर पे वो उस पे प्रेशर बनाता है और इससे फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करता है। इसकी वजह से क्या होगा, इट रिजल्ट्स इन द सडन मूवमेंट जनरेटिंग शॉक वेव्स। इसकी वजह से, प्रेशर होने की वजह से सडन मूवमेंट, इट रिजल्ट्स इन दी सडन मूवमेंट। सडन मूवमेंट का क्या मतलब है, एकदम से ही मूवमेंट होती है और जिसकी वजह से सेस्मिक वेव्स रिलीज होती हैं जो चारों डायरेक्शंस में फैल जाती हैं। इट ट्रैवल्स इन दी ऑल डायरेक्शन, ठीक है। अब आपके सामने है, दिस इज द फोकस पॉइंट और दिस इज द एपिसेंटर। फोकस का मतलब क्या है, जहां पर एनर्जी रिलीज हुई, जिस पॉइंट से एनर्जी रिलीज हुई, इसको हम हाइपोसेंटर भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज हाइपोसेंटर। अब हम बात करेंगे एपिसेंटर की। जो पॉइंट फोकस के डायरेक्टली परपेंडिकुलर होगा अर्थ की क्रस्ट पर, उसको हम बोलेंगे एपिसेंटर, ठीक है। The point which is directly above the focus, it is known as epicenter, and an instrument called seismograph, it records the waves reaching the surface। यानी कि seismograph का हम यूज करते हैं जब हम waves के बारे में, waves को जब हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ seismic waves और earthquake waves की। seismic waves और earthquake waves की बात करें, देखिए दो तरीके की waves होती हैं, body waves और surface waves। बॉडी वेव्स में हम पी वेव्स, एस वेव्स की बात करते हैं और सरफेस वेव में हम लव वेव्स और रोलेक वेव्स, दो वेव्स की बात करते हैं, ठीक है। बॉडी वेव में आप देखोगे ये कब निकलती है, दे आर जनरेटेड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी एट दी फोकस। हमने पढ़ा था फोकस जहां पर एक्चुअली एनर्जी रिलीज हुई और ये सारे डायरेक्शन में फैल गई, ठीक है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, दो तरीके की होती है। पी वेव्स यानी जो सबसे पहले निकलती है, ये लॉन्गिट्यूडनल होती है नेचर में और ये साउंड वेव्स की तरह होती है। एस वेव्स की बात करें, ये ट्रांसफर होती है और ये सरफेस ऑफ द वाटर, यानी पानी में जो लहरें होती है ना, रिपल्स, उसकी तरह ये देखी जाती है। प्राइमरी वेव्स को इन डिटेल में डिस्कस करते हैं। प्राइमरी वेव्स को फास्टेस्ट वेव्स बोला जाता है और ये सबसे पहले रिकॉर्ड होती है सेस्मोग्राफ में, जो इंस्ट्रूमेंट जो सेस्मिक वेव्स को मेजर करता है। पी वेव्स यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ही बोला जाता है बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम इज इन द सेम डायरेक्शन। कंप्रेशनल वेव्स बोला जाता है क्योंकि कंप्रेशन ये प्रोड्यूस करती है और रेयर फ्रैक्शन जब ये मीडियम से निकलती है, कोई भी मीडियम से, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। प्रेशर वेव्स की बात करें, दे प्रोड्यूस इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस इन प्रेशर इन दी मीडियम। प्रेशर को इंक्रीज और डिक्रीज करने में ये हेल्प करती है। पी वेव्स की बात करें, ये डेंसिटी डिफरेंस, इट क्रिएट्स डेंसिटी डिफरेंस इन द मटेरियल दैट लीड टू स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग ऑफ द मटेरियल। यानी कि पी वेव से क्या होता है, डेंसिटी डिफरेंस क्रिएशन होता है जिससे हमें अर्थ के मटेरियल के बारे में पता चलता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आप देख सकते हो, ट्रांसफर वेव्स लॉन्गिट्यूडनल में, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो दीज आर लॉन्ग वन। हमने लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पता था, उसमें हमने क्या देखा कि जो लंबी लंबी लाइंस होती हैं उसको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। अब ये ट्रांसवर्स लाइंस किसकी तरह होती हैं, दीज आर दी रिपल्स ऑफ सी वेव्स, यानी कि समुद्र में जो लहरें होती हैं ये ऐसी होती हैं, ठीक है। इसलिए इसको ट्रांसवर्स वेव्स के नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। अच्छा, तो जो एस वेव्स हैं ये रिलेटिवली हाई फ्रीक्वेंसी है, लीस्ट डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी पी वेव्स की सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। एंड दीज वेव्स टेक द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स व्हेन दे एंटर द एटमॉस्फेयर। P waves velocity in the atmosphere is in the range between 5 to 8 किलोमीटर पर सेकंड, यानी इसकी जो स्पीड होती है आपके सामने आप देख सकते हो कितनी ज्यादा है। P waves why travels faster than S waves? क्यों ये सबसे ज्यादा ट्रैवल करती है, इसकी जो ट्रैवलिंग स्पीड है ज्यादा क्यों है S wave से? इट इज मोर देन
फास्ट, इट इज अबाउट 1.7 टाइम्स फास्टर देन एस वेव्स, यानी आप देख सकते हो इसकी स्पीड कितनी ज्यादा है। और पी वेव्स, दीज आर द कंप्रेशन वेव्स, हमने पहले भी पढ़ा था, लास्ट 2 स्लाइड्स में हमने पढ़ा है। It apply a force in the direction of propagation and hence transmit their energy quite easily through the medium and thus travel quickly। ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में बहुत जल्दी ट्रांसफर करती है ये और अपनी एनर्जी को बहुत जल्दी रिलीज करती है, तो इसकी ट्रैवलिंग स्पीड ज्यादा है। और जब हम एस वेव्स की बात करते हैं, यानी सेकेंडरी वेव्स की बात करते हैं, ये ट्रांसफर वेव्स है, शेयर वेव्स है, ठीक है, और ये प्रोपोगेशन ये वेव्स की तरह फॉर्म करती है और इसी वजह से ये इसको मीडियम के थ्रू पास करना इतना आसान नहीं होता। जितनी जल्दी ट्रैवलिंग पी वेव्स की होती है, एस वेव्स की ट्रैवलिंग उतनी जल्दी नहीं होती है। ठीक है, या फिर उसके बाद हम बात करते हैं पी वेव्स एज एन अर्थक्वेक वार्निंग। जैसे ही पी वेव्स आती है उसका मतलब क्या है कि अर्थक्वेक वार्निंग, यानी अर्थक्वेक आने वाला है। एडवांस अर्थक्वेक warning, it is possible by detecting non-destructive primary waves that travel more quickly through the earth's crust than do the destructive secondary and surface waves। हमेशा याद रखिएगा जो p waves हैं वो इनिशियली सबसे पहले p waves रिकॉर्ड होती हैं, फिर s wave यानी जो सरफेस पे आ जाती है, ठीक है, सेकेंडरी वेव्स, फिर उसके बाद आती है हमारी सरफेस वेव्स। ठीक है, p waves इतनी डिस्ट्रक्टिव नहीं होती हैं, एस वेव सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि ये सरफेस पे आ जाती है, अर्थ की सरफेस पे, इसलिए सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन एस वेव करती है और सरफेस वेव्स करती है। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर आ जाती है। डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ ऑफ फोकस ऑफ द अर्थक्वेक, द डिले बिटवीन अराइवल ऑफ द पी वेव एंड अदर डिस्ट्रक्टिव waves could be up to 60 to 90 seconds depending upon the focus of the earthquake। हम ये डिपेंड करता है दोनों के बीच में, पी वेव में, एस वेव में, सरफेस वेव में, तीनों में कितना गैप है, ये डिपेंड करेगा कि हमारा जो फोकस है वो कितना डेप्थ में है। अगर वो ज्यादा डेप्थ में है, मान लीजिए ज्यादा डेप्थ में है फोकस, बहुत ज्यादा उसको टाइम लग रहा है, वेव्स को ट्रैवल करने में टाइम लगेगा, पी वेव्स पहले आ जाएंगी और मान लीजिए उसको 1 मिनट लग गया या 1.5 मिनट लग गया एस वेव्स को सरफेस वेव्स को ट्रैवल करने में, क्योंकि फोकस का जो फोकाई का जो डेप्थ है वो ज्यादा है। सेकेंडरी वेव्स की बात करते हैं। These are recorded second on the seismograph, यानी सबसे पहले प्राइमरी वेव्स रिकॉर्ड होती हैं, फिर सेकेंडरी वेव्स जो रिकॉर्ड होती हैं वो बाद में रिकॉर्ड होती हैं, यानी प्राइमरी वेव्स के बाद। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज सेकेंडरी वेव्स। एस वेव्स को हम ट्रांसफर वेव्स भी बोलते हैं, शेयर वेव्स भी बोलते हैं और डिस्टॉर्शनल वेव्स भी बोलते हैं। दे आर एनालॉगस टू वाटर रिपल्स और लाइट वेव्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये ऐसे मूव करती हैं, ऐसे, ठीक है। और पी वेव्स इस तरह से साउंड वेव्स की तरह ट्रैवल करती हैं, पी वेव्स, और सेकेंडरी वेव्स ट्रैवल करती हैं यानी एस वेव रिपल्स की तरह, जैसे पानी में लहरें उठती हैं ऐसी एस वेव ट्रैवल करती है। ट्रांसफर वेव्स की बात करें और शेयर वेव्स की, दे मींस दैट डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल इन द मीडियम, it is perpendicular to the direction of the propagation of the wave and they create trough and crust in the material through which they pass। जैसे आपके सामने ये डायग्राम मैंने बनाया, कैसे ये पास करती हैं। क्रस्ट का मतलब होता है ये अपर पार्ट, ठीक है, ट्रॉफ का मतलब होता है जो पार्ट नीचे की तरफ है, ठीक है। इसको हम जियोमॉर्फोलॉजी में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। क्रस्ट का मतलब, हम क्रस्ट को सिग्निफाई करते हैं माउंटेन से, ठीक है, ये जब हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। और ट्रफ को हम सिग्निफाई करते हैं वैली से, क्योंकि वैली जो होता है वो डिप्रेशन वाला एरिया होता है और माउंटेन जो होता है वो उठा हुआ एरिया होता है, इसलिए हम उसको क्रस्ट से नोटिफाई करते हैं। एस वेव्स की बात करें, ये इट अराइव एट द सरफेस आफ्टर द पी वेव्स, यानी एस वेव सरफेस पर आती है पी वेव्स के बाद। एंड दीज आर ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एंड पोजेसिव स्लाइटली हायर डिस्ट्रक्टिव पावर कंपेयर टू पी वेव्स, ठीक है, यानी कि जो इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और इसी वजह से ये ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है एज कंपेयर टू दी पी वेव्स। द ट्रैवलिंग ऑन द अर्थ सरफेस कॉज ड्यू टू दीज वेव्स, इट इज फ्रॉम साइड टू साइड। एस वेव्स की बात करें, इट कैन नॉट पास थ्रू फ्लूइड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, यानी कि एस वेव जो है वो लिक्विड और गैस से पास नहीं कर सकती, ठीक है। एंड दे ट्रैवल एट वेरिंग वेलोसिटी थ्रू द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, यानी इसकी जो वेलोसिटी है वो अलग अलग डिफरेंट मेजर की गई है सॉलिड पार्ट में भी। ऐसा नहीं है कि सॉलिड पार्ट में इसकी जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगी, नहीं, कहीं पर ज्यादा हो जाएगी, कहीं पर कम हो जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल कैसा है। सरफेस वेव, अब हम बात करते हैं, हम दोनों बॉडी वेव्स की बात हो गई, अब हम सरफेस वेव्स की बात करते हैं।
ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी हमने वो पढ़ लिया। अब बॉडी वेव्स क्या है? These are interact with the surface rocks and generate new set of waves called surface wave। यानी अब क्या है, अब हम अर्थ के इंटीरियर से ऊपर आ गए, जो वेव सरफेस पे आके प्रोड्यूस हो रही हैं उनको हम सरफेस वेव्स बोलते हैं, ठीक है, जिनको हम एल वेव्स के नाम से जाना जाता है। और ये these waves move only along the surface। सरफेस वेव्स को लॉन्ग पीरियड वेव्स भी बोला जाता है क्योंकि इनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, और ये इमीडिएट नेबरहुड ऑफ द एपिसेंटर, एपिसेंटर के साथ बनती हैं और ये सरफेस ऑफ द अर्थ को इफेक्ट करती हैं। एनर्जी इनकी लूज होती है मोर स्लोली विद डिस्टेंस देन द बॉडी वेव्स बिकॉज दे ट्रैवल ओनली अक्रॉस द सरफेस अनलाइक द बॉडी वेव्स व्हिच ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन। पार्टिकल मोशन की बात करते हैं सरफेस वेव्स की, तो वो ज्यादा है, मोशन ज्यादा होती है उनकी एज कंपेयर टू द बॉडी वेव। टू सरफेस वेव आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वन। मोशंस जो पार्टिकुलर मटेरियल होता है सरफेस वेव्स में, वो उसकी मोशन जो है, वेलोसिटी जो है वो ज्यादा होती है, इसलिए ये डिस्ट्रक्टिव ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द अर्थक्वेक वेव्स, ठीक है। एंड दे आर द स्लोएस्ट अमंग अर्थक्वेक वेव्स एंड आर रिकॉर्डेड लास्ट ऑन द सेस्मोग्राफ। चूंकि ये सरफेस पर आकर बनती है, अब भाई फोकस यहाँ पर तो हमारा पी वेव्स, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव्स बन गई, ठीक है। अब जब ये ऊपर एपिसेंटर पर जब ये वेव्स आएंगी, टकराएंगी, तो यहाँ पर नए सेट ऑफ बॉडी ऑफ वेव्स बनेगी जिसको हम सरफेस वेव्स बोलेंगे। तो जाहिर सी बात है, पहले ये दोनों रिकॉर्ड होंगी सेस्मोग्राफ पे, फिर उसके बाद सरफेस वेव्स रिकॉर्ड होंगी। क्यों? क्योंकि ये सबसे लास्ट में बनी है इसलिए। टू टाइप्स ऑफ सरफेस वेव, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, लव वेव्स और रॉलेक वेव्स। जो लव वेव्स हैं वो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है और ये इट मूव्स द ग्राउंड फ्रॉम साइड टू साइड, साइड साइड से ग्राउंड को मूव करती है। रॉलेक वेव की बात करें तो ये इट रोल्स अलोंग द ग्राउंड जस्ट लाइक अ वेव रोल्स अक्रॉस लेक और ओशन। यानी रॉलेक वेव की जो शेप है, इट इज लाइक अ रिपल, ठीक है, जैसे वेव्स रोल करती हैं पानी में ऐसे ही, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा जो शेकिंग और डैमेज होता है अर्थक्वेक में, वो रॉलेक वेव्स की वजह से होता है। स्टूडेंट्स इसको प्लीज याद रख लीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है रॉलेक वेव्स, क्योंकि डिस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा अगर जो होता है अर्थक्वेक में वो रॉलेक वेव्स की वजह से होता है। अब हम बात करते हैं हाउ डू सेस्मिक वेव्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द अर्थ इंटीरियर। यानी सेस्मिक वेव्स हमें कैसे हेल्प करता है अर्थ के इंटीरियर को जानने में। तो आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है सेस्मिक वेव्स got recorded in the seismograph located at far locations। जाहिर सी बात है, सेस्मोग्राफ में सारी सेस्मिक वेव्स रिकॉर्ड हो जाती हैं, चाहे उसकी लोकेशन कहीं पर भी हो। जब हम डिफरेंसेस की बात करते हैं अराइवल टाइम्स में, वेव्स टेक्स डिफरेंट पाथ्स देन एक्सपेक्टेड, यानी उसमें रिफ्लेक्शन भी होता है, डिफ्लेक्शन भी होता है, डिपेंड करता है कि वो कौन से एरिया से आ रही है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ पर्टिकुलर एरिया ऐसा है अर्थ में जहां पर पी वेव्स और एस वेव्स या एस वेव नहीं दिख पाती है, उसको हम बोलते हैं शैडो जोन। When there is totally absence of the seismic zones, उसको हम शैडो जोन बोलते हैं। अभी हम आगे दोनों का शैडो जोन देखेंगे, पी वेव का भी और एस वेव का भी। Discontinuities in velocity as a function of depth, they are indicative of changes in composition and density। भाई अगर मान लीजिए वेलोसिटी में जरा सा चेंज हो गया, अब कोई भी एक एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए हम जब पानी की स्विमिंग पूल में जाते हैं, जब हम स्विमिंग करते हैं, तो अगर हम नीचे चले जाते हैं, ठीक है, जिसको अच्छी स्विमिंग आती है वो इतनी आसानी से अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा जितनी ज्यादा अच्छे से हम लैंड पर करते हैं, एयर में करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर उस हिसाब से बनाया गया है। ऐसे ही हर वेव्स की हर एयर की, हर वेव्स की अपनी कैपेसिटी होती है। उसकी वेलोसिटी डिपेंड करता है कि मान लीजिए वो सॉलिड में अच्छा वर्क करती है, किसी की लिक्विड में अच्छा करती है, किसी की गैस में अच्छा करती है। And that is why observing the changes in velocity, the density and composition of the Earth's interior can be estimated. Change in density greatly varies the wave velocity। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, जब हमने देखा कि चेंजेस देखे गए हैं वेव्स की वेलोसिटी में, तो इसका मतलब क्या है, अर्थ का जो इंटीरियर है ये तो कंफर्म है कि एक ही मटेरियल से नहीं बना। अगर एक ही मटेरियल से अगर सेम मटेरियल यूज किया होता, तो इफ सेम मटेरियल अगर अर्थ का होता, अर्थ इंटीरियर का, तो इन सब की वेलोसिटी सेम होती, सारी सेस्मिक वेव्स की वेलोसिटी सेम होती। बट यहाँ पर चेंजेस देखे गए हैं, रिकॉर्ड किए गए हैं, तो इसका मतलब हमें ये पता चला है कि भाई अंदर अर्थ के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ चेंजेस ऐसे हैं। सो दैट इज व्हाई observing the changes in the direction of the waves
द इमर्जेंस ऑफ शैडो zones different layers can be identified. अब हम पी वेव्स की बात करते हैं एस वेव्स की। एस वेव जो है, जैसा हमने पहले भी बताया था, ये लिक्विड और गैस में ट्रैवल नहीं कर सकते। जो भी 103 डिग्री के बाद का पॉइंट है वहां पर एस वेव नहीं रिकॉर्ड किया गया, इसलिए इसको शैडो जोन, एस वेव्स का शैडो जोन बुलाया जाता है। पी वेव्स जो है वो 103 डिग्री से 142 डिग्री तक रिकॉर्ड नहीं होती है, ठीक है। तो पी वेव्स जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाती हैं जब वो पास करती है सेमी सॉलिड मेंटल से लिक्विड आउटर कोर, यानी कि जब वो मेंटल से कोर की तरफ जाती है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज देखा गया है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि मेंटल और कोर के मटेरियल में डिफरेंस है। सेस्मोग्राफ की बात करें, इट इज लोकेटेड बियॉन्ड 142 डिग्री फ्रॉम द एपिसेंटर, इट रिकॉर्ड द अराइवल ऑफ पी वेव्स बट नॉट द एस वेव्स। यानी 142 डिग्री के बाद पी वेव्स को रिकॉर्ड किया गया है बट एस वेव्स को नहीं रिकॉर्ड किया गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो इनर कोर है वो सॉलिड से बना गया है, और जैसे हमें पता है जो एस वेव्स है वो वहां तक नहीं पहुंच पाती, ठीक है। सो 103 डिग्री और 142 डिग्री एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ना तो पी वेव पहुंच पाती है और ना एस वेव पहुंच पाती है, ठीक है। तो आपके सामने है, अब आप देख रहे हो एस वेव, ठीक है। यहाँ पर ये जो शेडेड पोर्शन है ये एस वेव का शेडेड पोर्शन है और पी वेव्स का शेडेड पोर्शन ये है। तो यानी कि ये एक्स्ट्रा पोर्शन है जहां पर पी वेव्स पहुंच पाती है, यानी कोर से भी पास हो रही है पी वेव्स, बट एस वेव कोर से पास नहीं हो पाती, ठीक है। अब ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम है आपके सामने, द इंटरनल स्ट्रक्चर, एस्टेनोस्फेयर, रिजिड मेंटल, ठीक है। उसके बाद अगर हम अंदर और चले जाते हैं, मेंटल है, ठीक है, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, फिर आउटर कोर आ जाता है जो लिक्विड स्टेट में है, इनर कोर बिल्कुल सॉलिड आयरन स्टेट में है, ठीक है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा हम और जान लेते हैं। इंटीरियर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी कंसेंट्रिक लेयर्स बनी गई है। कंसेंट्रिक का मतलब क्या है, जिन सर्कल्स का एक ही कॉमन सेंटर होता है। जैसे ये कॉमन सेंटर है, मैंने यहीं से 3-4 सर्कल्स ड्रॉ कर दिए, उसको हम बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। यानी कि क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये ऐसे बना हुआ है, इस फॉर्म में हमारा अर्थ है। पर हमने पिक्चराइजेशन चूंकि आपको समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग को इजी करने के लिए इसको लेयर फॉर्म में दिखा दिया। सो इट्स लाइक अ पाई ऑफ अ पिज्जा, जैसे पिज्जा का एक पाई होता है, ऐसे हमने इसको समझा दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनर कोर की। सो देयर आर 3 बेसिक स्ट्रक्चर, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट की बात करें तो ये सिलिकेट सॉलिड फॉर्म में है। मेंटल की बात करें ये विशियस मॉल्टन रॉक में है। आउटर रॉक की बात करें ये विशियस लिक्विड यानी थिक लिक्विड है। इनर कोर की बात करें ये डेंस लिक्विड है। अर्थ लेयर, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, मेसोस्फेयर, मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। तो अर्थ को हमने कैसे डिवाइड करा है, क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर एंड। क्रस्ट की बात करें, ये आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की, जो लगभग 0.1 टू 0.5 टू 1% अर्थ वॉल्यूम बनाता है, और इसका जो अर्थ मास पे टोटल जो मास है वो 1% है। जैसे जैसे हम अंदर चले जाते हैं, अंदर की ओर जाते हैं, कोर की तरफ जाते हैं, डेंसिटी भी बढ़ती चली जाती है, और एवरेज डेंसिटी कितनी है, 2.7 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और अर्थ की डेंसिटी कितनी है, 5.5 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। थिकनेस की बात करें क्रस्ट की, तो ओशनिक क्रस्ट की जो मोटाई है वो कम है, जो कि 5 टू 30 किलोमीटर है, जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें तो ये 50 टू 70 है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिक ज्यादा होती है इन द एरियाज ऑफ मेजर माउंटेन सिस्टम, ठीक है। टेम्परेचर की बात करें, क्रस्ट पे कम होता है, जैसे जैसे हम नीचे चले जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। कॉन्टिनेंट्स की बात करें, दे आर कंपोज ऑफ लाइटर सिलिकेट, सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ है, जिसको हम सियाल्स के नाम से जानते हैं। ओशंस की बात करें तो ये सिलिका और मैग्नीशियम यानी साइमा से बनता है, ठीक है। साइमा मतलब सिलिका प्लस मैग्नीशियम, ठीक है, ये दो मटेरियल से हमारा ओशन बना है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें, ये लाइट होती है, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकेट रॉक से, जो ग्रेनाइट से बनी होती है। ओशनिक क्रस्ट बसाल्ट से बनी होती है, इसलिए इसका कॉम्पोजिशन डेंस आयरन, मैग्नीशियम, सिलिकेट, इग्नियस रॉक्स होता है।
मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, हमारे अर्थ पर कौन कौन से अबंडेंट एलिमेंट हैं, तो आइए जानते हैं। सबसे पहला जो है वो ऑक्सीजन, जिसकी अप्रोक्सीमेट वेट है 46.6। सिलिकॉन की बात करें 27.7, एल्यूमिनियम की बात करें 8.1, आयरन की बात करें 5, कैल्शियम की बात करें 3.6, सोडियम की बात करें 2.8, पोटेशियम 2.6 एंड मैग्नीशियम इज 1.5। यानी इन सबके वेट्स हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए अगर क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स एग्जाम में कि सबसे ज्यादा बाय वेट कौन सा एलिमेंट अवेलेबल है अर्थ क्रस्ट पे, सो योर आंसर विल बी ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन होगा बाय वेट, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स, अब ये इसमें आपको मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ यानी अर्थ पे सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा मिलता है, सो यहाँ पर द आंसर विल बी आयरन, उसके बाद ऑक्सीजन है। फिर कुछ डिसकंटिन्यूटी है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। मोरोविक डिसकंटिन्यूटी यानी कि ये बाउंड्री फॉर्म करती है क्रस्ट और एस्थेनोस्फेयर के बीच में। एस्थेनोस्फेयर क्या है, ये मेंटल का ऊपरी हिस्सा, उसको हम एस्थेनोस्फेयर बुलाते हैं। ठीक है, दोनों के बीच में जो बाउंड्री है, डिसकंटिन्यूटी है, उसको हम मोरोविक बोलते हैं। ठीक है, और इसको द कॉज ऑफ मूव इज थॉट टू बी अ चेंज इन रॉक कॉम्पोजिशन, दोनों के बीच में रॉक चेंजेस कॉम्पोजिशन देखे गए हैं इसलिए। लिथोस्फेयर की बात करें, इट्स अ रिजिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ विद थिकनेस वेरिंग बिटवीन 100 टू 200 किलोमीटर्स। जो लिथोस्फेयर है वो रिजिड आउटर पार्ट है अर्थ का। ठीक है, इसकी थिकनेस है, it varies between 10 to 200 kilometers and it is includes the crust and upper part of the mantle। यानी इसमें क्या क्या चीज आती है लिथोस्फेयर में, क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी हिस्सा। Lithosphere, it is broken into tectonic plates and movement of these tectonic plates causes large scale changes in the earth's geological structure, folding and faulting। The lithosphere जो है वो टेक्टोनिक प्लेट्स में बांट दिया गया है और ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं इसकी वजह से फोल्डिंग और फॉल्टिंग जैसे जियोलॉजिकल फिनोमेना दिखे गए हैं। मेंटल की बात करें 83% अर्थ वॉल्यूम इसका है और 67% अर्थ मास है। इसकी जो एक्सटेंशन है वो मोहो डिसकंटिन्यूटी से 2900 किलोमीटर तक स्टार्ट हो जाती है। डेंसिटी की बात करें 3.4 ग्राम्स है। लोअर मेंटल एक्सटेंड्स बियॉन्ड द स्टेनोस्फेयर, इट इज इन द सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट में है। The mantle is composed of silicate rocks that are rich in iron and magnesium related to the overlying crust। यानी जो मेंटल है उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो सिलिकेट रॉक से है जो कि आयरन और मैग्नीशियम में रिच है रिलेटेड टू दी ओवरलाइंग क्रस्ट। एस्थेनोस्फेयर की बात करें, एस्थेनो का मतलब होता है वीक, उसके ये लिथोस्फेयर के ठीक नीचे पाई गई है और इसकी जो एक्सटेंशन है वो 80 to 200 है। हाईली विस्कस मतलब क्या है कि गाढ़ा, जैसे जो लिक्विड गाढ़ा होता है उसको हम हाईली विशियस बोलते हैं यानी थिक लिक्विड। मैकेनिकली वीक है, डक्टाइल है, इसकी डेंसिटी जो है क्रस्ट से ज्यादा है और ये मैग्मा का मेन सोर्स है। मैग्मा जब बाहर आता है वोल्केनिक इरप्शन से वो एस्थेनोस्फेयर से आता है। आउटर कोर की बात करें, इट सराउंड्स द इनर कोर, लाइज बिटवीन 2900 टू 5100 किलोमीटर्स। यानी इसकी जो एक्सटेंशन है वो उसका जो आपके सामने डिजिट्स हैं वो आपको याद करनी पड़ेगी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो कॉम्पोजिशन है वो आयरन और निकल दोनों से मिलाकर बना है। ठीक है, आउटर कोर की बात करें, इट इज नॉट अंडर एनफ प्रेशर टू बी सॉलिड, सो इट इज लिक्विड एनफ दो इट हैज अ कॉम्पोजिशन सिमिलर टू द इनर कोर। ठीक है, इसका जो सिमिलैरिटीज ऑलमोस्ट सेम है। डेंसिटी की बात करें तो इसकी डेंसिटी 9.9 ग्राम से 12.2 ग्राम्स तक होती है। टेम्परेचर की बात करें तो इट रेंजेस फ्रॉम 4400 डिग्री सेल्सियस टू द आउटर रीजन्स टू 6000 डिग्री सेल्सियस नियर द इनर कोर। इनर कोर की बात करते हैं तो इसकी जो एक्सटेंशन है वो 5100 किलोमीटर और भी अंदर है अर्थ सरफेस से और ये आयरन से बना है, 80% आयरन है और कुछ निकल है, तो इसलिए इसको हम नाइफा के नाम से जानते हैं। और इट इज टू हॉट टू होल्ड अ परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी जो डेंसिटी है वो 12.6 से 13 ग्राम्स है। और कोर की बात करें, ये 16% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम को कंसिस्ट करता है और 33% ऑफ द अर्थ मास बनाता है। सेस्मिक डिसकंटिन्यूटी अब आपके सामने है, कुछ मेजर डिसकंटिन्यूटी। कॉनोरॉड डिसकंटिन्यूटी, ये सियाल और साइमा यानी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को अलग करता है। मोरोविकिक डिसकंटिन्यूटी लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को अलग करता है। रेपती डिसकंटिन्यूटी ये अपर और लोअर मेंटल के बीच में है। गुटनबर्ग्स आती है लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में। लेहमैन डिसकंटिन्यूटी आउटर और इनर कोर को अलग करती है।
तो ये मेजर डिसकंटिन्यूटीज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कनकॉर्ड डिसकंटिन्यूटी, मोरोविक, रेपति, गुटेनबर्ग, क्लेमेंस। सो वी आर डन विद द डिस्कशन। आज के सेशन में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी, इंटरनल स्ट्रक्चर्स के कौन कौन से सोर्सेज हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सेस्मिक वेव्स, टाइप्स ऑफ सेस्मिक वेव्स हमने उसमें देखा, यहाँ पर प्राइमरी वेव्स है, सेकेंडरी वेव्स हैं, सरफेस वेव्स हैं। सरफेस वेव्स दो तरीके की होती है, लव वेव, रॉलेक वेव्स। और अगर डिस्ट्रक्शन की बात करें अर्थक्वेक की, तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन रॉलेक वेव्स की तरह, रॉलेक वेव्स की वजह से होता है, ठीक है। फिर हमने उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, इंपॉर्टेंट डिसकंटिन्यूटीज के बारे में हमने आज की क्लास में डिटेल में पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप इस नंबर पे जो आपके सामने पॉपअप हो रहा है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू लोकेट अस, हमारा जो एड्रेस आपके सामने है, इट इज़ 100 फीट रोड, बठिंडा, पंजाब, एंड दिस इज़ आवर वेबसाइट, ठीक है। अगर आपको हमारे कोर्सेज के बारे में जानना है तो आप इस वेबसाइट के थ्रू जान सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हैव अ नाइस डे।